क्लास 7 का क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहीं 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? 14वीं शताब्दी में। तो 14वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? ये लिखा था 1356 ईस्वी में। कब लिखा था? 1356 ईस्वी में लिखा था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? रहट शब्द जो है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? रहट का जो प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए किया जाता था। सन 700 से लेकर 1750 ईस्वी के बीच में हजारों वर्ष का अध्ययन करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि आगे जो भारी चुनौती रखा था मुख्य रूप से इसलिए था कि इसमें पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर कई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों आदि का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जातक कथाओं का संकलन। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का जो संकलन है वो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही है। जातक या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सूत पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का भाग है। जो जातक कथा है खुद्दक, जो सूत पिटक है उसके अंदर खुद्दक निकाय का भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं दी गई है, जो मान्यता है कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा कहे गए हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों के द्वारा कही गई है। विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं हैं, जिसमें लगभग 600 कहानियां संग्रह की गई है। यह ईस्वी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है। इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में जो तमिल क्षेत्र है वहाँ पर जो बड़े बड़े भूस्वामी हैं जिनके पास अधिक भूमि है उनको क्या कहा जाता है? तो विल्ला कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं है? जो त्रिकोणात्मक संघर्षीय युद्ध हुआ था वो उसमें कौन कौन शामिल थे? नहीं शामिल थे। तो इसमें जो शामिल नहीं थे, चोल शामिल नहीं थे, बाकी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? जो दक्कन में राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना हुआ था तो किसके बाद उनके स्थापना हुआ था? तो ये स्थापना हुआ था कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। कर्नाटक के चालुक्य के सामंत थे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? चोल काल के संबंध में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, सही है। अतः जो सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध थी, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है गांवों के समूहों को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडु न्याय करने और कई कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है कि पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लव के काल में जो नगरम कहा जाता था वो व्यापारियों के संगठन को कहा जाता। पल्लव काल में
जो व्यापारिक संगठन था उनको नगरम कहा जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि क्योंकि नगरम पल्लव वंश के व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती हैं? पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से बताना है कौन सी चीज है जो शामिल होती है पुरातात्विक स्रोत में। तो पुरातात्विक स्रोत में जो शामिल होती हैं उपर्युक्त में से जो है सभी शामिल होती हैं। अभिलेख को भी शामिल किया जाता है, मिट्टी के बर्तन को भी शामिल किया जाता है, जानवरों के हड्डियों को भी शामिल किया जाता है, धातु को भी शामिल किया जाता है, औजार को भी शामिल किया जाता है, आभूषण को भी शामिल किया जाता है। उपर्युक्त में से सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में जो किसके बराबर है? तो ये जो बराबर है एकता के बराबर है मुगलों। मध्यकाल में मध्यकाल में एक रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो रानी जो दिद्दा है वो कश्मीर की जो है शासिका थी, रानी दिद्दा कश्मीर। उसके बारे में जानते हैं रानी मिर्जा के मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसीलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा क्योंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतना शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों के अंकित कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता है? देखिए दिल्ली सल्तनत में जो कृषि पर कर लगाया जाता था उसको कहा जाता था खराज। ऑप्शन बी सही होगा। खराज क्या था? कृषि पर लगने वाला कर था। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाता था। घरई क्या था? घर पर लगाया जाना वाला टैक्स था। घर पर जो टैक्स लगाया था उसको घरई कहा जाता था। ठीक है। और खुम्स किस पर लगाया था? जो लूट का सामान होता था उस पर खुम्स का कर लगाया जाता था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगलों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? जो दिल्ली सल्तनत पर अगर सबसे अधिक मंगलों ने आक्रमण किया था तो उस समय शासन काल किसका था? भारत में किस मुगल साम्राज्य का था? तो वो शासन था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है मुगल सल्तनत सबसे अधिक बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 15 वर्ष तक सूर्यवंश ने दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला मुगल बादशाह की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है मिलान करने वाला हमें बताना है कौन सही होगा। मिलान करना है फर्रुखसियर का जो शासन काल था वो 1713 से 19 ईस्वी तक था। आलमगीर का कब से कब था? आलमगीर का था 1754 से लेकर 1759 ईस्वी तक। और शाह आलम द्वितीय का कितना था? 1748 से लेकर शाह आलम द्वितीय का था 1759 से लेकर 1760 1800 तक। और शाह अहमद शाह का था 1748 से लेकर 54 तक, यानी 2 3 4 1 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन इधर देखते हैं। ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 बता रहा है कि मुगल काल में सवाई जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? मुगल काल में सवाई जय सिंह को जो है किस क्षेत्र की जो है सूबेदारी मिली थी? तो ये सूबेदारी जो मिली थी मालवा क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी। मुगल काल में जो राजपूत घरानों के गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों को सूबेदार का दावा किया गया था। जोधपुर जो दिया गया था वो राजा अजीत सिंह को दिया गया था और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा को सूबेदार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? जो सिख जत्थे थे और मिसल थे इनके जो संयुक्त सेना था उसको कहा जाता था दल खालसा।
दल खालसा कहा जाता था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था, तो 20% लिया जाता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि मुगलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुगल के बारे में क्वेश्चन नंबर 20। माता की ओर से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज से नहीं, माता की ओर से चंगेज खां के वंशज था मुगल, और पिता की ओर से तैमूर वंश के थे, इसलिए पहला और दूसरा दोनों गलत है। पूछ रहा कौन सा है, ना एक सही मतलब सही है ना दूसरा सही। ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विचार करना है, मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। सही है। मुगल के जो नौकरशाह होते थे वो मनसबदार कहलाते थे। इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया था। अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, ये भी सही है। एक और कथन दोनों सही है। पूछा कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी एक और दो दोनों। नेक्स्ट है, मुगलों का राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था। मुगलों के राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया, और इन आंकड़ों के लिए जो है जब्ती प्रणाली शुरू की थी। अकबरनामा किसने लिखा है। अकबरनामा जो लिखा गया है वो लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था। 1586 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1586 ईस्वी में जीता था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खोखर जनजाति जो पाई जाती थी वो पंजाब में पाई जाती थी। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 ईस्वी में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था, तो ये हमला किया था चेरों पर हमला किया था। चेरो उस समय कहाँ मौजूद थे। उस समय चेरो जो है बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बरामद सरित में जो है सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति ने राजा राममोहन सिंह ने 1591 में चेरों पर हमला किया था। उन्हें परास्त कर लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बना पाए। नेक्स्ट है मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण है। जो मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ी उसके पीछे क्या कारण है, तो इसके तीन स्टेटमेंट है, देखना है कौन सा कारण सही है, बताना है। जनजातियों और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, विशेषज्ञता प्राप्त लिपि, सुनार, लोहार, बढ़ाई और राजमिस्त्री को जातियों के रूप में मान्यता दी गई। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, ब्राह्मणों द्वारा नए जातियों के उद्भव का विरोध नहीं, ब्राह्मणों ने कभी भी जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया, इसीलिए ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन 1 और 2 सही, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1565 ईस्वी में आसिफ खान द्वारा गढ़ कटंका पर आक्रमण पर सामना किसने किया था? किसने सामना किया था? तो ये सामना किया था रानी दुर्गावती ने सामना किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करना। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन चुनना हो। नैनार जो है शैव वंश के संत थे, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट अलवार वैष्णव संत है, ये भी सही है। ये संत केवल अस्पृश्यता समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे, नहीं, ये हर क्षेत्र से, हर जाति के लोग इसमें शामिल थे, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। 1 और 2 केवल सही है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 32 नंबर क्वेश्चन, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। पुहार पांड्यों का बंदरगाह नहीं था, पहला स्टेटमेंट गलत। मदुरई चोलों का बंदरगाह था, नहीं, यह भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसलिए जो होगा ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो इसको दक्षिण भारत में चोर, चेल और पांड्य के पास सत्ता के 2 केंद्र और अंतर्देशीय और एक तटीय था। इन तटीय शहरों में 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, पुहार या कावेरीपट्टनम या चोलों का बंदरगाह और मदुरई पांड्यों। मदुरई ये तो पांड्यों की राजधानी थी। मदुरई क्या थी? पांड्यों की राजधानी थी। पुहार में कौन थे? तो पुहार में थे आपके चोल और चेर थे, इसीलिए ये सही है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, दार्शनिक शंकर। दार्शनिक शंकर के बारे में लिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, नहीं, शंकर का जन्म जो है तमिलनाडु में नहीं हुआ था। पहला स्टेटमेंट गलत है। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, सही है। दूसरा, उन्होंने जगत को मिथ्या माना या माया माना, सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिए। 2 और 3 स्टेटमेंट जो है 2, 3, 4 सही है, लेकिन उनका जन्म जो हुआ है वो एक दार्शनिक है, 8वीं सदी में उनका जन्म हुआ है। उनका जन्म तमिलनाडु नहीं बल्कि केरल में हुआ है, उनका जन्म केरल में हुआ था। इसकी बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन जो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शैव आंदोलन। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ हुआ था? तो वीर शैव आंदोलन जो कर्नाटक में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे किसने लिखा था? तो ये लिखा था किसने? ये नरसिंह मेहता ने लिखा था, ऑप्शन डी सही होगा। 35 का जो है डी नरसिंह मेहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, प्रारंभ में नाथ पंथ। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए थे? तो नाथ पंथ जो लोकप्रिय हुआ था वो लोकप्रिय हुआ था उत्तरी क्षेत्र में जो है हुआ था। मध्यकाल में जो है धार्मिक समूह उभरे थे जिसकी वजह से जो है ये जो नाथ पंथ है उत्तर भारत में लोकप्रिय हुआ था। मीराबाई किस की अनुयायी बन गई थी? जो मीराबाई है वो किसके अनुयायी बन गई थी? तो रविदास की अनुयायी बन गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो कि अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों की खुली चुनौती दी तथा यह गीत राजस्थान व गुजरात के जन साधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है चोल काल के करों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन जो है सही है। कौन सा कथन जो है सही है? वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर है जिसे नकद में संग्रहित किया जाता है, गलत। जो वेट्टी कर है वह नकद में नहीं वसूला जाता है, ठीक है। कदमाई एक भू राजस्व है, ये सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जो जन्म हुआ था वो जुलाहा परिवार में हुआ था, बनारस के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी गुरु नानक ने। लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। नेक्स्ट 41 नंबर, भारत की यात्रा
भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले फैयान आएगा, फैयान के बाद हिंसांग, हिंसांग के बाद सिंह। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, समकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही नहीं है। व्यापारिक सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे, केवल गलत है। पहला ये जो है गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। दक्षिण भारत सोना, मसाले और खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, सही है। दक्षिण भारत से रोम में व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन से के सोने के सिक्के मिले, ये भी सही है। कौन सा पूछ रहा है सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, बताना है 43 में है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, प्रारंभिक मानव में किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे। पहला, जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी, ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट, बड़े दान और मजबूत कंठस्थल के आधार पर सही है। अहिंसक जानवर क्या है, तीनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में है कि भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। पूछ क्या रहा, असत्य कथन चुना, पहला कथन सही है। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया, यह भी सही है। भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया, नहीं, बौद्ध में और जैन धर्म में भक्ति की विचारधारा है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा कि और एक और दो सही है। पूछा कौन असत्य है, तो केवल 3, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है 44 के बाद 45 की बात करते हैं। तो 45 में नैनार संतों की कुल संख्या कितनी थी, तो नैनार संतों की कुल संख्या 63 थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, सत्य कथन का चयन करना है। राम अनुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए, वे नैनार संतों से प्रभावित थे। पहला स्टेटमेंट जो है पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट जो है सही, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट नैनार संतों से प्रभावित थे, नहीं, गलत हो जाएगा। रामानुजन, उन्होंने अद्वैतवाद दिया था, रामानुजाचार्य ने दिया नहीं, रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद को नहीं दिया था, इसलिए 2 और 3 स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा सत्य कथन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सूफी संतों के बारे में बताना है। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करते हुए इस्लाम आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सभी मनुष्यों के प्रति नहीं, उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया, तीसरा सही है। सत्य कथन बताना है, 1 और 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। यह केरल में मलयालम लिखी गई एक ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करना है, तो नहीं, पहला ये मलयालम नहीं है, बल्कि ये संस्कृत की परंपरा में से लिया गया है। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई है, तो नहीं, केवल संस्कृत भाषा में नहीं की गई है, इसलिए इसका दोनों कथन ही गलत है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है। जो कथक नृत्य है उत्तर भारत में इसका आयोजन किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है। बसोहली शैली जो है हिमाचल प्रदेश में फेमस है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है कि रसमंजरी की रचना किसने की है। रसमंजरी की रचना किसने की है भाई, तो रसमंजरी की रचना जो की है वो किया है भानुदत्त ने। भानुदत्त ने जो है रसमंजरी की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, बृहद धर्म पुराण के संबंध में उन कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है, इसकी रचना
बंगला में की गई है, सही है। यह ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने के लिए अनुमति देती है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 53। 53 में क्या बोलता है? पुरी। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया था कौन? गंग वंश ने बनवाया था। पुरी में जो जगन्नाथ मंदिर है वो किसने बनाया था? गंग वंश ने बनाया था। तो 12वीं शताब्दी में इसको गंग वंश ने बनाया था और जो अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने बनवाया था। अनंत वर्मन एक पाल गंग वंश के शासक थे, अनंत वर्मन, उन्हीं ने अनंत वर्मन ने बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मणि प्रवालम शाब्दिक अर्थ क्या है? मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। हीरा और मूंगा इसका शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, चारण घाटी। चारण भाट किसे कहते थे? चारण घाट किसे कहते थे? राजपूतों के सुर गाथाओं के गायकों को, जो राजपूत के सुर गाथाओं को गाते थे उन गायकों को कहा जाता था, चारण घाट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर जो है 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है कि दोचाला, क्वेश्चन नंबर 56 में है कि दोचाला या चौचाला, दोचाला और चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? बंगाल की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में असर्शन यानी कथन में है, राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया, सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, गवर्नरों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया, इसीलिए तो जो राजस्व हो गया कम हो गया था। इसका सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 58, जाट राज्य। जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा था? तो जो जाट राजा वो राजा सूरजमल के समय में जो है शक्तिशाली होकर उभरा था। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 61 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार यह आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली ने ये 5 बार आक्रमण किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो की थी 1699 ईस्वी में की थी। बस इतना।